बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इन आईटी का लेक्चर नंबर 20 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 19 में हमने कुछ नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस किया था कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है। फिर हमने उसमें अटैक्स को डिस्कस किया कि कौन कौन से अटैक्स हो सकते हैं। उसमें स्पूफिंग की बात की थी, हमने डॉस की बात की थी। इसी तरह हमने कहा था कि जी हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पेश आती है, तो उन चीज़ों को डिस्कस किया। उसमें हमारे पास जो कुछ एक्सीलेंट सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे थे, उसमें ट्रोजन्स और हमने फायरवॉल्स की बात की थी। उसके बाद हमने कुछ कॉमन स्टेप्स को डिस्कस किया था कि हमारे पास कुछ 7 कॉमन स्टेप्स थे जो अटैकर यूज़ करता है किसी भी सिस्टम को इलीगली अनऑथोराइज्डली एक्सेस करने के लिए। आज हम लेक्चर नंबर जो 20 है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वो अटैक्स बेसिकली क्या-क्या हैं और वो किस तरह से अटैकर उन अटैक्स को परफॉर्म करता है किसी भी सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। तो हमारे पास जो बेसिकली मोड्स ऑफ अटैकर सॉरी हैकर्स अटैक्स हैं, उसके अंदर हमारे पास ओवर द इंटरनेट अटैक्स आते हैं, ओवर लोकली भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं, थेफ्ट हमारे पास रिसेप्शन अटैक्स आते हैं। अब इसमें बेसिकली हमारे पास जो सबसे पहला अटैक है वो है स्पूफिंग का। बेसिकली स्पूफिंग कॉन्सेप्ट होता है स्पूफ करना, किसी को बेवकूफ़ बनाना। अब स्पूफिंग के अंदर अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि जी स्पूफिंग क्या है। एन अटैकर ऑल्टर्ड हिज आइडेंटिटी so that someone thinks he is someone else। मीन के अटैकर किसी के बिहाफ के ऊपर किसी थर्ड पार्टी से, या आप ये कह सकते हैं कि टू कम्युनिकेशन पार्टीज हैं, लाइक एक एलियस एंड एक बॉब है, वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो अटैकर क्या करता है, अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके ऑन द बिहाफ ऑफ एलियस वो बॉब से कम्युनिकेशन कर रहा होता है और ऑन द बिहाफ ऑफ बॉब वो एलियस से कम्युनिकेशन कर रहा होता है। तो बेसिकली वो उन दोनों को स्पूफ बना रहा होता है और उसको जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है वो उन दोनों से ले रहा होता है। यानी कि सेंडर रिसीवर के बिहाफ पे और जो रिसीवर है वो सेंडर को जो इंफॉर्मेशन भेज रहा होता है, वो जो आपका बेसिकली अटैकर है या हैकर है, वो बेसिकली अपने तौर पे उन दोनों के साथ कम्युनिकेशन करता है। तो उनको ये लग रहा होता है कि एलियस बॉब को मैसेज कर रहा है और बॉब एलियस को ही रिप्लाई कर रहा है, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा होता है कि जो आपका हैकर होता है वो ऑन द बिहाफ ऑफ एलियस वो बॉब को मैसेज कर रहा होता है, और जो आपका बॉब है ऑन द बिहाफ ऑफ एलियस उसको रिप्लाई कर रहा होता है, लेकिन वो सारे रिप्लाई और सारी मैसेज सेंडिंग एंड रिसीविंग किसके पास आ रही होती है, अटैकर के पास आ रही होती है। तो इसमें हमारे पास जो स्पूफिंग के अंदर हमारे पास जो टाइप्स आती हैं, पॉपुलर टाइप की जो स्पूफिंग की टाइप्स आती हैं उसके अंदर हम बात करते हैं आईपी स्पूफिंग की। आईपी स्पूफिंग ईमेल, इसके साथ हमारे पास जो आती हैं और वेब स्पूफिंग की। अगर हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन पे जाएं कि जी एक्चुअली स्पूफिंग है क्या चीज़, तो स्पूफिंग को कुछ इस तरह से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है बिफोर गोइंग टू आईपी स्पूफिंग, जिसके हम क्या कहते हैं फ्लाइंग ब्लाइंड अटैक। तो अगर हम स्पूफिंग की मैं डेफिनेशन, बेसिकली पहले तो हमने स्पूफिंग का ये क्या है जी कि अटैकर क्या करता है, अल्टर्ड करता है अपनी आइडेंटिटी so that someone thinks he is someone else। अगर ये बात मैं इस तरह से कह दूं कि स्पूफिंग अटैक इज when a malicious party impersonates impersonates another device or user on a network in order to launch attacks against network host, steal data, spread malware or bypassing access controls। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के अटैक्स हैं, जैसे मैंने अभी बात किया आईपी स्पूफिंग की बात की, ईमेल स्पूफिंग की बात की और वेब स्पूफिंग की। इसके साथ हमारे पास कुछ और भी अटैक्स आते हैं जो स्पूफिंग के ही कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं कि एआरपी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल स्पूफिंग अटैक्स भी आते हैं हमारे पास। डीएनएस सर्वर स्पूफिंग अटैक्स, ये वो बहुत पॉपुलर अटैक्स हैं जो अटैकर यूज़ करता है किसी भी सिस्टम से इलीगली या अनऑथराइज्डली इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। अब ज़रा डिटेल से देखते हैं कि जी इनमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप आती है वो आईपी स्पूफिंग की आती है।
आईपी स्पूफिंग बेसिकली हमारे पास होता है ये है कि अगर आपको थोड़ा सा पता हो कि हमारे पास टीसीपी आईपी जो है वो किस तरह से काम करता है, तो टीसीपी आईपी हमारे पास बेसिकली थ्री वे हैंडशेक प्रोटोकॉल है। इस थ्री वे हैंडशेक प्रोटोकॉल में बेसिकली हो क्या रहा होता है कि आपका जो सेंडर होता है वो बेसिकली रिसीवर को एक एक्नॉलेज सेंड करता है, सॉरी एक सीक्वेंस सेंड करता है सिंक का। तो अगर वो जो आपका रिसीवर है अगर उसके पास चैनल फ्री होता है तो वो उसको रिप्लाई करता है एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड सीक्वेंस नंबर, एंड देन फिर वो जो आपका सेंडर है वो उसको एक्नॉलेज कर रहा होता है। तो इस तरह से ये थ्री वे हैंडशेकिंग चल रही होती है। अब जो अटैकर होता है वो क्या करता है कि ऑन द बिहाफ ऑफ रिसीवर, ऑन द बिहाफ ऑफ सेंडर, वो क्या कर रहा होता है एक्नॉलेज। फॉर एग्जांपल अगर तो मैं ये कह रहा हूँ कि जी रिसीवर ने रिप्लाई किया है सेंडर को कि वो सीक्वेंस नंबर सेंड कर रहा है और एक्नॉलेजमेंट नंबर सेंड कर रहा है, तो जो रिसीवर है वो सॉरी सेंडर है वो इसको एक्नॉलेज करेगा। अब वो जो एक्नॉलेज है वो बेसिकली अगर तो वो आईपी स्पूफिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है तो अटैकर क्या करता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंडर वो उसको एक्नॉलेज कर रहा होता है, और वो क्या करता है उस सेंडर के आईपी एड्रेस को स्पूफ करके वो रिसीवर के साथ कम्युनिकेशन कर रहा होता है। तो इस तरह से बेसिकली होता ये है कि जी जो अटैकर होता है वो बेसिकली सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेंडर को सेंड कर रहा होता है, वो खुद से रिसीव कर रहा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास देखें कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ आईपी एड्रेस स्पूफिंग की, तो आईपी एड्रेस स्पूफिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज स्पूफिंग अटैक है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि आईपी एड्रेस जो स्पूफिंग अटैक है, अटैकर क्या करता है सेंड करता है आईपी पैकेट फ्रॉम द फॉल्स, यानी कि अगर ये कहें कि और स्पूफ्ड सोर्स एड्रेस इन ऑर्डर टू डिस्कस इटसेल्फ, यानी कि वो अपने आप को क्या कर रहा होता है थोड़ा सा छुपा रहा होता है। तो डिस्कस बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि अपने आप को गुमनाम रखना है कि उसको पता ना चले। तो इसमें बेसिकली हमारे पास डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स भी यूज हो रहे होते हैं यूजिंग स्पूफिंग अटैक्स, और इस तरह से ओवरलोड नेटवर्क का भी कॉन्सेप्ट इसी में ही आ रहा होता है। एंड हमारे पास जो डिवाइस आ रही होती हैं, जो बहुत सारी डिवाइसेस पैकेट सेंड कर रही हैं, वो भी हमारे पास बेसिकली इसी अटैक के जुमरे में आ रही होती है। तो हमारे पास बेसिकली देर आर द टू डिफरेंट स्पूफिंग अटैक्स आते हैं। इसमें नंबर वन पे अब आप देखें, अगर मैं ये कहूँ कि जी आईपी स्पूफिंग को अगर हम टू पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जी जो हमारे पास आईपी स्पूफिंग अटैक्स आते हैं वो बेसिकली होते कैसे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो अटैक है वो हमारे पास ये आता है कि जी वन मेथड इज टू सिंपली फ्लोट अ सेलेक्टेड टारगेट विद पैकेट्स फ्रॉम मल्टीपल स्पूफ्ड एड्रेसेस। अब वो क्या करता है कि जी मल्टीपल जो स्पूफ्ड एड्रेसेस होते हैं उनको वो पैकेट्स का वो सेंड करता रहता है, यानी कि इतनी फ्रिक्वेंटली सेंड कर रहा होता है कि वो उनको ये लग रहा होता है कि जी ये हमारी ओरिजिनल सोर्स से आ रहे हैं। फिर क्या होता है दिस मेथड वर्क्स बाय डायरेक्टली सेंडिंग अ विक्टिम मोर डेटा देन इट कैन बी हैंडल। The other method is to spoof target IP address and send packets from the address to many different recipients on the network. तो अब बेसिकली अब आप देखेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में कि अटैकर यूज द आईपी एड्रेस ऑफ अनदर कंप्यूटर टू एक्वायर इंफॉर्मेशन और गेन एक्सेस। फॉर एग्जांपल जो स्पूफ्ड एड्रेस है वो है 10.10.20.30। तो बेसिकली जॉन्स का जो जॉन के पास सिस्टम है उसका आईपी एड्रेस है हमारे पास 10.10.5.5। अब जो अटैकर बेसिकली स्पूफ कर रहा है आईपी एड्रेस को, तो वो बेसिकली ऑन द बिहाफ ऑफ फ्रॉम एड्रेस, यानी कि जो स्पूफ्ड एड्रेस है, लाइक मैं कहता हूँ अगर जॉन है तो वो एलियस हो सकता है। तो एलियस जो एड्रेस है वो 10.10.20.30, तो वो उस एड्रेस से वो खुद जो है वो मैसेज सेंड कर रहा है किसको, जॉन को। तो बेसिकली आप देखेंगे अटैकर का जो खुद से अपना आईपी एड्रेस है वो 10.10.50.50 है। तो कहते हैं अटैकर चेंज हिज ओन आईपी एड्रेस टू स्पूफ्ड एड्रेस, यानी कि अपने जो लास्ट पे देखें 50 है वो उसको चेंज कर लेता है 20.30 के साथ। तो फिर क्या करता है अटैकर कैन सेंड मैसेज टू अ मशीन मस्कुरेटिंग एज मशीन। तो इसमें अब आप देखेंगे अटैकर कैन नॉट रिसीव मैसेज फ्रॉम दैट मशीन।
तो वो उस मशीन से मैसेज सेंड सॉरी रिसीव नहीं कर पा रहा होता। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट देखें कि अगर हम स्पूफिंग की बात करें, आईपी स्पूफिंग की, तो सोर्स राउटिंग की भी बात कर रहे होते हैं। तो सोर्स राउटिंग की जरा डेफिनेशन देख लेते हैं। अटैकर स्पूफ द एड्रेस ऑफ एन अदर मशीन एंड इन inserts itself between the attacked machine and spoofed machine to intercept replies। अब आप देखें कि वो कैसे रिप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो स्पूफ एड्रेस है वो हमारे पास 10.10 20 एंड 30 है। अटैकर का एड्रेस आपको पता है कि 10.10 .50 आ रहा है। तो जो जॉन का है, अब अटैकर जो क्या कर रहा है कि जी फ्रॉम द बिहाफ ऑफ स्पूफ अटैक, वो क्या कर रहा है, उसको मैसेज सेंड कर रहा है। तो टू हमारे पास किसको है जी, जॉन को। अब जॉन जो है वो रिप्लाई कर रहा है डेफिनेटली 10.10 .20 .30 को, लेकिन वो कौन रिसीव कर रहा है, आपका अटैकर रिसीव कर रहा है। और फिर क्या कर रहा है जी, अटैकर इंटरसेप्ट पैकेट्स एज दे गो टू 10.10 .30, यानी कि जो पैकेट्स उससे चाहिए होते हैं वो उसको सेंड कर रहा है, ठीक है, जो इससे चाहिए होते हैं वो इससे रिसीव कर रहा है। अब आप देखें, द पाथ अ पैकेट में चेंज कैन वेरी ओवर टाइम टू ensure that he stay in the loop. The attacker uses the source routing to ensure that the packet passes through certain nodes on the network। यानी कि वो अपने सेंटर में बैठे ऑन द बिहाफ ऑफ जॉन, वो आपके स्पूफ्ड एड्रेस से वो पैकेट्स को डिमांड कर रहा है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ स्पूफ्ड एड्रेस वो जॉन से उन पैकेट्स को डिमांड कर रहा है, यानी कि जो भी वो कन्वर्सेशन कर रहा है वो सेंटर से हो रही है। लेकिन जो जॉन है और जो स्पूफ्ड है, बेसिकली मैं इसको कह देता हूँ एलियस है, यहाँ वो कहता हूँ सेंडर है और ये रिसीवर है। तो सेंडर जो है वो रिसीवर, और रिसीवर जो है वो सेंडर को रिप्लाई कर रहा है, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है कि वो अटैकर बेसिकली इन दोनों पार्टी से कम्युनिकेट कर रहा है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ सेंडर वो रिसीवर से कम्युनिकेशन कर रहा है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ जो रिसीवर है वो क्या कर रहा है, इससे एज अ सेंडर रिप्लाई ले रहा है। तो इस तरह से आईपी जो है वो स्पूफ किया जा रहा है यूजिंग सोर्स राउटिंग। अब आप इसमें देखें कि जी हमारे पास अगर सोर्स राउटिंग की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी राउटिंग की भी बात की जाती है। इसमें हम ए आर पी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की भी बात करते हैं कि वो भी आईपी स्पूफिंग के ही जिम्मे में आ रहा होता है। तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP is a protocol that resolves IP addresses to make access layer। अब आपको ये बात पता है कि जी जो आईपी एड्रेस है वो लेयर 3 का बेसिकली एड्रेसिंग मैकेनिज्म है। तो लेयर 3 की डिवाइस जो है वो आपको पता है राउटर यूज की जाती है। तो राउटर बेसिकली पैकेट्स को राउट कर रहा होता है कि फ्रॉम डिफरेंट डेस्टिनेशंस, यानी कि आप ये कह लें कि वो आपके पास नोड टू नोड कम्युनिकेशन कर रहा होता है। अब सारी बात है, जो सेंड कर रहा है उसका भी कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा और जो रिसीव कर रहा है उसका भी कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा। अब बेसिकली किया क्या जा रहा होता है कि अटैकर जो होता है वो आ, एक एड्रेस को, फॉर एग्जांपल वो सेंडर के एड्रेस को स्पूफ कर रहा है और वो रिसीवर के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। अब रिसीवर बेसिकली डेफिनेटली वो जो सेंडर को रिप्लाई करेगा, लेकिन वो रिप्लाई किसको हो रहा होता है, अटैकर को। लेकिन वो जो रिसीवर है उसको यही पता चल रहा होता है क्योंकि उस जो अटैकर है उसने अपना एड्रेस स्पूफ किया होता है, यानी कि अपने ओरिजिनल आईपी को उसने छुपाया होता है, हाइड किया होता है, और बेसिकली वो कम्युनिकेशन किसके आईपी एड्रेस से कर रहा होता है, सेंडर के आईपी एड्रेस से कर रहा होता है। तो इसमें हमारे पास अब देखिए कि मैक लेयर की जब हम बात करते हैं तो मैक एड्रेस जो है वो लेयर 2 पे इम्प्लीमेंट होता है कि आपकी हर मशीन का अपना एक मैक लेयर है। तो लेयर 2 की जो डिवाइस यूज होती है वो स्विच होती है। तो स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस है, तो हर पोर्ट के स्पेसिफिक आईपी एक मैक के एंगेज आईपी एड्रेस रजिस्टर्ड होता है। तो अगर हम बात करते हैं एआरपी की एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की, तो बेसिकली वो क्या करता है, रिजॉल्व करता है आईपी एड्रेसेस को टू मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेसेस के साथ और ट्रांसमिट करता है डाटा को। अब जो एआरपी है वो बेसिकली अगर हम स्पूफिंग के तौर पे अटैकर यूज करता है, एआरपी स्पूफिंग इज यूज टू लिंक एन अटैकर मैक टू आपके पास लेजिटिमेट, आपके पास जितना भी नेटवर्क आईपी एड्रेस आ रहा है, सो द अटैकर कैन रिसीव डेटा, या आपके पास क्या होगा, मेंट फॉर द ऑनर्स एसोसिएटेड
विद दैट आईपी एड्रेस। तो एआरपी जो हमारे पास स्पूफिंग आती है इज कॉमनली यूज टू स्टील और मॉडिफाइड डाटा बट कैन आल्सो बी यूज्ड इन डिनायल ऑफ सर्विस। जितने भी हमारे आ रही होती हैं कि उनमें भी यूज किया जा रहा होता है। तो इसमें अब आप देखें कि जो ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है डिफरेंट अटैक्स के लिए। जैसे हम ये कह देते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स में भी ये यूज़ किया जा सकता है, मैन इन द मिडल अटैक उसमें भी ये हम यूज़ करते हैं, और सेशन हाईजैकिंग के अंदर भी हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसी तरह बिल्कुल हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये हमारे पास ईमेल स्पूफिंग है। बिफोर गोइंग टू ईमेल स्पूफिंग मैं आपके साथ एक और शेयर कर लेता हूँ। जैसे हमने ARP की बात की है, बिल्कुल इसी तरह ही हमारे पास एक डीएनएस सर्वर स्पूफिंग का भी कॉन्सेप्ट आ रहा था। तो अब आप देखेंगे जी जो डीएनएस है आपको पता है डोमेन नेम सिस्टम होता है। बेसिकली ये आपके जितने भी सर्वर्स के रिजॉल्व यूआरएल्स होते हैं एंड ईमेल एड्रेसेस होते हैं टू कोरिस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेसेस। तो डीएनएस जो हमारे पास स्पूफिंग होती है वो बेसिकली अलाउ करती है अटैकर्स को टू हमारे पास डाइवर्ट कर सके ट्रैफिक को टू डिफरेंट आईपी एड्रेसेस। जिसमें हमारे पास क्या होता है कि जी जो इतनी भी लीडिंग विक्टिम्स होते हैं टू साइट्स दैट स्प्रेड मालवेयर, तो वो मालवेयर्स को स्प्रेड कर सकते हैं। तो इसी तरह ही हमारे पास अगर ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज होता है फॉर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, मैन इन द मिडल अटैक एंड सेशन हाईजैकिंग, तो बिल्कुल इसी तरह ही हम अगर कह सकते हैं कि जो डीएनएस सर्वर स्पूफिंग अटैक है वो बेसिकली यूज होता है कि आपके जितने भी मालवेयर्स होते हैं उनको स्प्रेड करने के लिए। बिकॉज कि अगर डीएनएस जो स्पूफिंग है वो बेसिकली आपके अटैकर्स को अलाउ करती है कि वो डाइवर्ट कर दे ट्रैफिक को टू द डिफरेंट आईपी एड्रेसेस के ऊपर। तो जब भी वो ट्रैफिक को डाइवर्ट करेगा तो डेफिनेटली वो बहुत सारे वायरसेस को मालवेयर्स को भी स्प्रेड कर सकता है, जिसकी वजह से आपके बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं उनको उनके ऊपर से इलीगली अनऑथोराइजली डाटा को एक्सेस किया जा सकता है। अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो ईमेल स्पूफिंग का आ रहा है। तो ईमेल स्पूफिंग अब आप देखें कि जी हम फेक ईमेल्स बना लेते हैं। लाइक अगर मैं ये कह दूं कि समवन एल्स एट द रेट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट .com आ रहा है, या हम ये कह लेते हैं apple.com आ रहा है। अब डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट का जो सीईओ है या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी बड़े बैंक का जो ऑनर है वो डेफिनेटली किसी एक कस्टमर को या किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को ईमेल नहीं करेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम ऐसे स्पूफ्ड ईमेल एड्रेसेस बना रहे होते हैं जिससे हम ये चीज़ को मेक श्योर कर रहे होते हैं कि ये टोटली उसी पार्टी की तरफ से आ रहा होता है। तो वो फॉर एग्जांपल अगर वो ईमेल हम सेंड करते हैं तो उस ईमेल की अटैचमेंट के साथ हम कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल, कोई मालवेयर्स या कुछ ऐसे हम वायरसेस भी सेंड कर सकते हैं। जब भी उस फाइल को, उस ईमेल को ओपन जाएगा तो डेफिनेटली वो जो अटैच्ड फाइल होती है जो आपके पास एज अ वायरस होती हैं, तो अटैकर क्या कर सकता है कि उनको जब वो है तो कोई भी बंदा जब उसको ईमेल को रीड करता है या उसको होता है तो वो जो इन्फेक्टेड जितनी भी आपके पास फाइल्स होती हैं या आपके पास वायरस एम्बेडेड फाइल्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। तो इस तरह से उसके सिस्टम से उस डाटा को कैप्चर किया जा सकता है, मे भी उससे उसके वो शेप चेंज हो जाए, जिससे डाटा एनक्रिप्ट हो जाता है। जैसे हैकर्स करते हैं कि जी बहुत सारी ऐसी फाइल्स जो हैं वो सेंड कर देते हैं थ्रू ईमेल्स, और जब वो रन होती हैं या वो जो रिसीवर होता है उस ईमेल को रीड की कोशिश करता है तो उसका सारा डाटा इनक्रिप्ट हो जाता है। तो फिर वो डिमांड कर रहे होते हैं कि जी हमें कि कुछ अमाउंट दी जाए बेसिकली कि वो आपको उसके अगेंस्ट जो डिक्रिप्शन की है वो सेंड करें। तो इस तरह से उनकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को वहाँ से एक्सेस भी किया जा रहा होता है। तो ये बेसिकली इलीगली या अनऑथोराइज्डली एक्सेस का एक मेथड है जो एथिकल हैकिंग का तो कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, लेकिन हम ये कह सकते हैं ये एथिक्स की वायलेशन है कि किसी की प्राइवेसी को, किसी की डिग्निटी को, किसी की रिस्पेक्ट को आप हम इलीगली या एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप इसमें देखेंगे हमारे पास सबसे पहले बात आती है कि इसकी डेफिनेशन की, कि बेसिकली डेफिनेशन है क्या। तो अटैकर सेंड द मैसेज masquerading एज समवन एल्स व्हाट कैन बी द, हमारे पास जो भी हमारे पास
आती हैं। अब हमारे पास इसमें आप देखो कि परसुएशन में बेसिकली क्या होता है कि टाइप्स ऑफ अटैक्स है हमारे पास। अब टाइप्स ऑफ अटैक्स में हमारे पास ईमेल स्पूफिंग के बेसिकली नंबर वन पे आता है क्रिएट एन अकाउंट विद सिमिलर ईमेल एड्रेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी बताया था कि गूगल का सीईओ है, या हमारे पास ये कह लें फेसबुक का जो सीईओ है, ओनर है, वो हमें मैसेज कर रहा है उसकी, यानी कि हमारे पास वो क्या कहते हैं एक्सटेंशन से वो मैसेजेस आ रहे हैं। ऐसे मॉडिफाई या मेल क्लाइंट हम कर सकते हैं। अटैकर कैन पुट इन एनी रिटर्न एड्रेसेस ही वांट्स टू इन द मेल टू सेंड्स। तो इसी तरह हम टेलनेट पोर्ट है। अब टेलनेट पोर्ट बेसिकली होती किस लिए कि मोस्ट ईमेल सर्वर जो होते हैं वो पोर्ट 25 यूज करते हैं। अटैकर क्या करता है, logs on this port and compose a message for the user। तो वो बेसिकली टेलनेट प्रोटोकॉल है, वो क्या काम करता है कि वो आपके कंप्यूटर का दुनिया में रिमोट कंप्यूटर के साथ कनेक्टिविटी बना रहा होता है। यानी कि हमें तो नहीं पता कि जी हम जिस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस लिख रहे हैं या जिसका हम यूआरएल जाके वेब ब्राउजर में पेस्ट कर रहे हैं, अब वो दुनिया में कहाँ पे लोकेट कर रहा है। तो डेफिनेटली जो टेलनेट है हमारे पास, वो टेलनेट इसमें हमें हेल्प कर रहा होता है कि वो दुनिया के कौन से सर्वर पे पड़ा हुआ है, तो वो थ्रू इंटरनेट उसको एक्सप्लोर करता है, फिर उसके साथ उसकी कनेक्टिविटी को बना रहा होता है। तो डेफिनेटली वो पोर्ट जो यूज की जा रही होती है वो 25 पोर्ट यूज की जा रही होती है, और अटैकर इस 25 पोर्ट को यूज कर रहा होता है मैसेजेस को कंपोज करके डिफरेंट मैसेजेस को यूजर तक सेंड करने के लिए। अब हमारे पास इसमें वेब स्पूफिंग की बात करते हैं। वेब स्पूफिंग में हमारे पास सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है उसमें यह है कि वेबसाइट जो स्पूफिंग है वो रेफर करती है कि व्हेन अ वेबसाइट इज डिजाइंड टू, हमारे पास जितनी भी वेबसाइट डिजाइन की जाती है वो हमारे पास आती है मिकनिक एन एग्जिस्टिंग साइट नॉन हमारे पास एंड और ट्रस्टेड बाय द यूजर। अब अटैकर क्या करता है, अटैकर यूज करता है दीज साइट्स को टू गेन लॉगिन एंड अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर। लाइक हम कोई फेक फेसबुक टाइप कोई वेबसाइट बना सकते, ऐसा फेक कोई, जैसे आजकल के दौर में हमें पता है कि कोविड-19 की वजह से पूरी जो भी सिस्टम है वो लॉकडाउन में है, तो हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो कोई भी अटैकर क्या कर सकता है, ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर बना सकता है। अब उसमें ग्रोसरी स्टोर है तो डेफिनेटली यूजर क्या करता है, यूजर जाके वहाँ पे ऑर्डर कर रहा होता है। अब ऑर्डर जो है वो बेसिकली जो प्लेस हो रहा होता है, अब हम यूजर को तो नहीं पता कि डेफिनेटली ये उसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है। मे बी वहाँ पे जाके हम पेमेंट भी कर रहे होते हैं क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, एंड अदर बहुत सारे मेथड्स हैं पेमेंट्स के। तो वहाँ से वो उसकी इंफॉर्मेशन को मिस यूज किया जा सकता है। मे बी वो फेक वेबसाइट हो, वो ऑर्डर ही प्लेस ना हो। तो इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो वेब स्पूफिंग पे आ रही होती हैं हमारे पास। अब इस वेब स्पूफिंग के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जी सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आता है मैन इन द मिडल अटैक की बात करते हैं। जब हम मैन इन द मिडल अटैक्स की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो एक्टिविटी आ रही होती है सिंपल लाइक दैट कि एक हमारे पास जो अटैकर होता है जिसको हम ईव ड्रॉपर भी कह रहे होते हैं, वो बेसिकली जो हमारे पास सेंडर एंड रिसीवर है इनकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होता है। वो सबसे पहले इनकी वो जो ट्रांसमिशन हो रही होती है या जो मैसेज एक्सचेंजिंग हो रही होती है, कम्युनिकेशन हो रही होती है, उसको नोट कर रहा होता है। इवन के जी वो नेटवर्क को देख रहा होता है, नेटवर्क के ऊपर कैसे जो टेक्स्ट हैं वो सेंड किए जा रहे हैं, कैसे पैकेट वो रिसीव किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो एक्टिविटीज को परफॉर्म करना शुरू करता है। जैसे आप देखें कि अटैकर एक्ट्स एज अ प्रॉक्सी बिटवीन द वेब सर्वर एंड द क्लाइंट। अब इसमें क्या होता है, अटैकर हैज टू compromise the router or a node through which the relevant traffic flows। अब वो बेसिकली उस ट्रैफिक के फ्लो को भी मॉनिटर कर रहा होता है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि जब वो मैन इन द मिडल अटैक की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी अटैक्स आ रही होती हैं जिसमें वो इन इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करता है एज अ, जैसे फॉर एग्जांपल राउटर डाटा राउट करवा रहा होता है फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। तो बहुत सारी डेस्टिनेशन पे बहुत सारे डिफरेंट आईपी एड्रेसेस पे पैकेट्स को सेंड किया जा रहा होता है। तो बेसिकली जो हमारे अटैकर होता है वो एज अ प्रॉक्सी
काम कर रहा होता है बिटवीन हमारे जो क्लाइंट है और जो हमारा वेब सर्वर है। इसी तरह ही हम बात करते हैं यूआरएल की, यूआरएल री राइटिंग की बात कर रहे होते हैं। तो यूआरएल का हमें बेसिकली क्या होता है कि हमने जो उसकी उस पूरी आप ये कह लें कि एक पाथ की हमारे पास जो एक इंफॉर्मेशन आ रही होती है, हम उसको रीराइट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि अटैकर जो होता है वो रीडायरेक्ट कर रहा होता है वेब ट्रैफिक को टू अनदर साइट दैट इज कंट्रोल्ड बाय द अटैकर। तो जारी बात है, जब आप यूआरएल को रीराइट कर देंगे तो वो ट्रैफिक जो किसी और सर्वर पे जा रही है, वेब ट्रैफिक, वो डेफिनेटली डाइवर्ट होके किसी और सर्वर की तरफ मूव कर जाएगी। तो वो डेफिनेटली उसको कंट्रोल कर रहा होगा अटैकर, तो वो सारी इंफॉर्मेशन वहां से एक्सेस कर सकता है। तो अटैकर क्या करता है, राइट करता है हिज ऑन वेबसाइट एड्रेस बिफोर द लेजिटिमेट लिंक। इसी इसी तरह हम बात करते हैं जी कि हमारे पास ट्रैकिंग की बात करते हैं कि ट्रैकिंग स्टेट आती है व्हेन अ यूजर लॉग ऑन द ऑन टू अ साइट, परसिस्टेंट ऑथेंटिकेशन इज मेंटेन्ड। अब इसमें आप देखें कि जी हमारे पास जो परसिस्टेंट ऑथेंटिकेशन होती है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होती है। अगर दिस ऑथेंटिकेशन कैन बी स्टोलन फॉर मस्कुरेडिंग एज द यूज़र, तो इसको एज अ यूज़र भी वहाँ से चोरी कर लिया जाता है। या लाइक जी अगर हमने ऑथेंटिकेशन में है तो बहुत सारी, जैसे हम फॉर एग्जांपल कहीं पे लॉगिन कर रहे होते हैं तो फर्स्ट टाइम वो ऑथेंटिकेशन कोड या पासवर्ड हमें ईमेल किए जा रहे होते हैं या हमें वो एसएमएस किए जा रहे होते हैं, तो वहां से वो अटैकर क्या करता है, उसको एक्सेस कर लेता है। तो इवन के मोस्टली आजकल की प्रैक्टिस में भी आपने देखा होगा बहुत सारे बैंक हमें एसएमएस कर रहे होते हैं, ईमेल्स कर रहे होते हैं कि जी फलां बैंक का आपसे कोई भी पर्सनल या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर नहीं करता, हम इस नंबर से कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे कलेक्ट नहीं करते हैं। तो बेसिकली अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो डेफिनेटली वो ट्रैकिंग स्टेट पे जा रही होती है जिससे आपकी उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर किया जा रहा होता है। मे बी कोई ऐसा सीक्रेट कीवर्ड आपसे एक्सेस कर लिया जाए जिसकी बिहाफ के ऊपर उसको ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज किया जा सकता है, आपके किसी भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के पिन कोड को चेंज किया जा सकता है, उसको एक्सेस किया जा सकता है। तो डेफिनेटली ये सारी की सारी किस्में आ रही होती हैं। या आप इस सिस्टम पे लॉग इन करें और वहाँ पे जाके कुछ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको आप वहाँ पे फिल करें, तो बेसिकली वो जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है मे बी वो ट्रू भी हो सकती है और मे आपके अटैकर एंड से भी हो सकती है जिसको वो मलिशियस एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकता है। ऐसे हमारे पास वेब स्पूफिंग में जो ट्रैकिंग स्टेट है उसके अंदर हम जरा डिटेल में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि वेबसाइट मेंटेन्स द ऑथेंटिकेशन सो दैट द यूजर डज नॉट हैव टू ऑथेंटिकेट रिपीटेडली। अब इसमें अब आप देखें कि थ्री हमारे पास टाइप्स आती हैं ट्रैकिंग मेथड की। इसमें नंबर वन हमारे पास कुकीज आती है। कुकीज हमें पता है कि जी बेसिकली हमारे पास इतनी हमारे पास फाइल्स होती हैं जो बेसिकली स्टोर हो रही होती हैं हमारी सिस्टम की हार्ड के अंदर। अब वो बेसिकली क्या करता है कि वो उसको आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि ये यूज़र मोर देन वन टाइम अगर विजिट करता है किसी वेबसाइट को तो उसको बार बार उसके लिए वो सारी इंफॉर्मेशन को दोबारा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जस्ट वन टाइम वो क्या करता है, लाइन ऑफ टेक्स्ट विद आईडी ऑन द यूजर्स कुकी फाइल, अटैकर कैन रीड द आईडी फ्रॉम यूजर, वो उस कुकी फाइल से उसकी आईडी को भी रीड कर सकता है जो कि वेबसाइट की तरफ से होती है और डेफिनेटली आपको पता होती है जाके आपकी हार्ड में स्टोर हो रही होती है। ऐसे यूआरएल सेशन ट्रैकिंग की बात की जा रही होती है। एन आईडी इज अपेंडेड टू ऑल द लिंक्स इन द वेब साइट वेब पेजेस के साथ उसको सेशन को ट्रेस किया जा रहा होता है। तो इसमें ट्रैकिंग के अंदर वो कहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, किस कौन इसको इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है, तो अटैकर कैन गैस और रीड दिस आईडी एंड मस्कुरेड एज यूजर। ऐसे ही हमारे पास थर्ड वन आता है जी, हमारे पास हिडन होता है, फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं। इसमें हमारे पास आईडी इज हिडन इन फॉर्म एलिमेंट्स which are not visible to user. Attacker can modify these to masquerade as another user. तो वो उसको किसी दूसरे यूजर के बिहाफ पे उसको क्या कर रहा होता है, मॉडिफाई कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है। ये हमारे पास बेसिकली कुकीज हो गए, यूआरएल सेशन ट्रैकिंग हो गया और इसी तरह हमारे पास हिडन फॉर्म एलिमेंट्स। तो ये बेसिकली हम यूज करते हैं किसके लिए कि जो हमारे पास वेब स्पूफिंग ट्रैकिंग स्टेट्स आ रही होती हैं, तो थ्री टाइप्स इसके अंदर ट्रैकिंग मेथड में यूज की जा रही होती है। ऐसे हम नेक्स्ट चलते हैं जी सेशन हाईजैकिंग के ऊपर। तो सेशन हाईजैकिंग हमारे पास, अब आप देखें कि सेशन को एक, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ओएसआई रेफरेंस मॉडल की, तो लेयर टू
बेसिकली हमारे पास जो प्रेजेंटेशन लेयर है, इसके फ़ौरन बाद एक लेयर आती है लेयर 3। जब हम डाटा प्रेजेंट कर चुके होते हैं, तो लेयर 3 हमारे पास आती है जो सेशन लेयर कहलाती है। तो सेशन लेयर का बेसिकली क्या होता है, सेशन को एस्टेब्लिश करना है, सेशन मेंटेन रखना है एंड देन सेशन को टर्मिनेट करना है। अब ये जो सेशन क्रिएट किया जा रहा होता है, ये क्या है, वो किस बिहाफ पे होता है, लाइक ये नोड टू नोड कम्युनिकेशन है, ये होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन है, या ये हमारे पास क्या है जी, आपके कनेक्शन टू कनेक्शन कम्युनिकेशन है, यानी कि एक नेटवर्क की दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन है। तो डेफिनेटली जो भी सेशन होता है, वो अब उसको हाईजैक किए करने की कोशिश की जा रही होती है। लाइक अगर मैं बात कहूँ कि जी मैं एक सेशन इस्टेब्लिश कर चुका हूँ जिसमें मैं कोई कम्युनिकेशन शेयर कर रहा हूँ, मैं कोई फॉर एग्जांपल मैं कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरा जो है वो मर्चेंट के साथ और यूज़र का किसी इंटर बैंक के साथ कोई कनेक्शन है जिसपे वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, वन टाइम पासवर्ड शेयर किए जा रहे हैं। तो इस तरह का अगर कोई सेशन है, तो डेफिनेटली ये टैकर जो है या हैकर है वो कोशिश करेगा कि आपकी उस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को किसी तरह से कैप्चर कर लिया जाए। जब वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करेगा, तो उसका जो कॉन्सेप्ट आएगा वो सेशन हाईजैकिंग का आएगा। अब इस सेशन हाईजैकिंग में अगर आप यहाँ पे देखें कि सेशन हाईजैकिंग बेसिकली वो कहता है जी कि जो सेशन हाईजैकिंग होती है वो अलाउ करती है हैकर को टू bypass the authentication process of the computer and gain access to the machine। अब इसमें हम आप देखें कि जी अगर वो बाईपास कर रहा है ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को और एक्सेस करने की कोशिश, तो अगर वो फॉर एग्जांपल आफ्टर यूजर ऑथेंटिकेशन एंड लॉग ऑन टू मशीन, द ऑथेंटिकेशन इज वैलिड फॉर एज लॉन्ग एज द सेशन लास्ट, वो अब वैलिड रहेगी जब तक वो सेशन खत्म नहीं हो जाता। फिर क्या होता है कि जी आफ्टर द यूजर ऑथेंटिकेशन दे हैव, अब उसके बाद वो उस इंफॉर्मेशन को क्या करता है कि यूज करता है दोबारा किसी और के साथ सेशन क्रिएट करने के लिए। अब इसमें हमारे पास बेसिकली अब आप देखेंगे प्रोसेस ऑफ टेकिंग ओवर एन एग्जिस्टिंग एक्टिव सेशन, इसमें नंबर वन पे आता है यूजर मेक अ कनेक्शन टू द सर्वर बाय ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेटिंग यूजिंग हिज यूजर आईडी एंड पासवर्ड। नंबर टू हमारे पास आफ्टर द यूजर ऑथेंटिकेशन दे हैव एक्सेस टू सर्वर एज लॉन्ग एज द सेशन लास्ट। फिर हमारे पास क्या आता है जी, जो हैकर होता है वो टेक्स द यूजर ऑफलाइन बाय डिनाइल ऑफ सर्विस। अगर वो ऑफलाइन है तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा मालवेयर सेंड करेगा, कोई ऐसी मिलिशियस एक्टिविटी करेगा जिससे वो जो सारी सर्विसेज मिल रही होती हैं वो सिस्टम को या उस मशीन को नहीं मिल पा रही होंगी। फिर वो क्या करेगा, सिस्टम बिजी हो जाता है उन एक्टिविटीज के अंदर, तो वो जो हैकर है वो अपनी मर्जी से कोई भी फाइल कोई भी डाटा एक्सेस कर सकता है। तो हैकर गेन्स एक्सेस टू द यूजर्स बाय हमारे पास क्या करेगा, impersonating द यूजर। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो देखें कि उसमें सेशन हाईजैकिंग एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें बॉब्स हैं सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है, बॉब्स ऑथेंटिकेशन ले रहा है किसके जरिए से, सर्वर से। तो वो जो सर्वर है वो रिप्लाई कर रहा है बॉब्स को टेलनेट टू सर्वर। तो हमें मैंने अभी बताया था टेलनेट बेसिकली हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जो बेसिकली क्या करता है, हमारे ये जो रिमोट कंप्यूटर के साथ कनेक्टिविटी है, यानी कि हमारा जो क्लाइंट कंप्यूटर है इसकी होस्ट कंप्यूटर के साथ कनेक्टिविटी करवा रहा होता है। अब आप देखेंगे जो अटैकर है, अटैकर बेसिकली क्या कह रहा है कि ऑन द बिहाफ ऑफ बॉब, हाई आई एम बॉब। बेसिकली वो कौन सेंड कर रहा है, अटैकर सेंड कर रहा है। तो वो जाहिर बात है कि वो उसको ऑथेंटिकेशन देगा बॉब टेलनेट टू सर्वर कि मुझे ऑथेंटिकेट किया जाए। फिर वो अपनी एक्टिविटीज है ऑथेंटिकेशन के लिए, वो यूजर नेम पासवर्ड है, फिर उसके सारे वो क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई किया जाएगा। लेकिन वो जो सर्वर रिप्लाई कर रहा है वो डेफिनेटली, अब वो कौन रिप्लाई कर रहा है, आपका अटैकर। तो अटैकर उसको रिप्लाई में क्या कह रहा है, डाई मीन के वो उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा, यानी कि उसके क्रेडेंशियल जितने भी आ रहे हैं वो उनको वेरीफाई नहीं कर पा रहा। तो देखें अटैकर कैन मोनिटर द सेशन periodically, इंजेक्ट द कमांड्स इनटू सेशन। फिर वो क्या करता है लॉन्च करता है जी पैसिव एंड एक्टिव अटैक्स फ्रॉम द सेशन। तो वो किसी तरीके से उस सारे सेशन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा होता है। वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वहां से कैप्चर कर रहा है कि उसको कोई ना कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिसके जरिए से वो उस सारी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर सके। अब इसमें हमारे पास देखेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है सेशन हाईजैकिंग में हाउ डज इट वर्क। बेसिकली ये सेशन हाईजैकिंग होगी कैसे।
अब सेशन हाईजैकिंग में हमारे पास, अब आप देखेंगे यहाँ पे जी कि अटैकर्स एक्सप्लॉइट कर रहा होता है सीक्वेंस नंबर 2 हाईजैक सेशन। अब ये सीक्वेंस नंबर मैंने अभी बताया, करीब हैंड शेकिंग की अगर हम बात करते हैं तो सेंडर पहले क्या करता है कि एक सीक्वेंस नंबर सेंड करता है, फिर वो सीक्वेंस नंबर जब रिसीवर रिसीव करता है तो फिर वो सीक्वेंस नंबर को एक्नॉलेज कर देता है, एक्नॉलेज को वो सीक्वेंस नंबर कर देता है, फिर 3 वे के अंदर वो सेंडर डाटा पैकेट सेंड करना शुरू करता है और रिसीवर उसको रिसीव करके एक्नॉलेज कर रहा होता है। अगर तो यहाँ से उस सेशन को हाईजैक कर लिया जाए तो वो जो आपका फॉर एग्जांपल एक्नॉलेज करने वाली पार्टी है, ऑन द बिहाफ ऑफ एक्नॉलेज आपके पास वो जो पार्टी है वो रिसीवर उसको एक्नॉलेज कर, सॉरी अटैकर उसको एक्नॉलेज कर रहा होता है, तो जिससे वो आपका सारा सेशन हाईजैक हो चुका होता है। तो इसके बाद अब आप देखें कि जी सीक्वेंस नंबर हमारे पास 32 बिट्स के काउंटर्स यूज में आ रहे होते हैं। इसी तरह के जी वो क्या करता है, टेल रिसीविंग मशीन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकेट, फिर फॉर टेल सेंडर विच पैकेट्स आर रिसीव्ड एंड विच आर लॉस्ट। तो डेफिनेटली जो पैकेट रिसीव किए जाएंगे उनको एक्नॉलेज किया जाएगा, जो पैकेट रिसीव नहीं होंगे फॉर एग्जांपल उनको कहीं पे लॉस कर दिया जाता है, कहीं से उसको हाईजैक कर लिया जाता है, तो डेफिनेटली जो हमारे पास क्या होगा, रिसीवर होगा वो एक्नॉलेज करेगा जो उसने लास्टली पैकेट को रिसीव किया होगा। लेकिन जो सेंडर है, सेंडर के उस आपके पास बफर के अंदर या जो पैकेट्स होंगे वो डेफिनेटली वो सेंड हो रहे होंगे, लेकिन जो एक्नॉलेज आ रही होगी वो लास्ट रिसीव्ड पैकेट की आ रही होगी। तो फिर क्या किया जाएगा, जब वो सारे पैकेट सेंड हो जाएंगे तो फिर वो क्या करेगा, रिसीवर जो है, सॉरी सेंडर, वो लास्ट एक्नॉलेज के ऊपर दोबारा से वो क्या करेगा, रीट्रांसमिशन करेगा। तो रीट्रांसमिशन का भी आपको पता है कि एक विंडो टाइम स्पैम होता है कि उस टाइम के अंदर उसने उस पैकेट को सेंड करना होता है, तो उसमें उसने पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट लेनी होती है। अगर तो वो विद इन टाइम पैकेट्स को सेंड कर रहा है और एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर रहा है तो वो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट का आता है। अगर वो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर पैकेट की एक्नॉलेजमेंट को रिसीव नहीं करता, मे बी पैकेट वो रिसीव कर लेता है लेकिन एक्नॉलेजमेंट उसको उस टाइम पे नहीं आती, देन फिर भी वो क्या करता है कि वो रिक्वेस्ट करता है कि जी इस पैकेट को दोबारा से रीसेंड किया जाए। तो इसमें हम हमारे पास देखें कि रिसीवर एंड सेंडर हैव देयर ओन सीक्वेंस नंबर व्हेन टू पार्टीज कम्युनिकेट द फॉलोइंग आर नीडेड। आईपी एड्रेसेस होंगे, पोर्ट नंबर्स होंगे और सीक्वेंस नंबर होंगे। आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर्स आर easily available, so once the attacker get the server to accept his guesses, the sequence number can he can hijack the session। तो इस तरह से वो सेशन को हाईजैक कर सकता है। अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डॉस अटैक्स आते हैं। ये डॉस बेसिकली डिनायल ऑफ सर्विस, कैसी सर्विसेज होंगी जिनको हम यानी कि उन सर्विसेज को हम इस तरह से ज़ॉम्बी बना देंगे, हम इस तरह से उनको वीक कर देंगे कि वो सर्विसेज जो सिस्टम ले रहा है वो अब वो सर्विसेज नहीं ले पा रहा होगा, जिसकी वजह से उस सर्विस वो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो लॉस हो रही होगी, वो परफॉर्म वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा होगा जिस तरह से उसको परफॉर्म करना चाहिए। अब इसमें देखेंगे अटैक्स थ्रू विच अ पर्सन कैन, हमारे पास रेंडर system unusable or significantly slow down the system for legitimate user by overloading the system so that नो वन एल्स कैन यूज इट। यानी कि अगर सर्वर के ऊपर हम इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट सेंड कर दें और सर्वर उन रिक्वेस्ट को सॉल्व करने में या रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करने में बिजी हो जाए तो डेफिनेटली वो फिर सर्वर किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर को रिप्लाई नहीं करेगा, जो रिप्लाई नहीं कर पा रहा होगा तो फिर अटैकर क्या करता है, उस सर्वर मशीन को, क्योंकि वो तो रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करने के प्रोसेस में होता है, तो वो अटैकर फिर अपनी मर्जी से उस मशीन से कोई भी डाटा जो है वो एक्सेस कर सकता है। अगर उसको एक्सेस मिल जाती है तो वो कोई भी डाटा को डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। अब इसमें भी फर्दर टाइप्स आती हैं हमारे पास, क्रैशिंग द सिस्टम और नेटवर्क की हम बात करते हैं। इसके बाद हम लोग बेसिकली रिसोर्सेज की बात करते हैं, बाय फ्लडिंग द सिस्टम और नेटवर्क विद इन इंफॉर्मेशन, एंड लास्ट वन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स की बात आती है। अब हमारे पास
इसमें अब देखें डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स में बहुत सारी टाइप्स आती हैं, जिसमें पिंग टू डेथ की बात है कि हम कंटिन्यूसली एक चीज को पिंग करते रहते हैं। एसएस पिंग की बात करते हैं, लैंड है, स्मर्फ है, हमारे पास सिंक फ्लोड है, सीपीयू हॉन्ग है, एंड बहुत सो ऑन। बहुत सारी हमारे पास जो सर्विसेज हैं ये हमारे इस डॉस अटैक्स के यानी कि कैटेगरीज में आ रही होती हैं। इसमें आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट इनकम्प्लीट टीसीपी आईपी पैकेट वनरेबिलिटीज की बात करता है, फिर एचपी हमारे पास ओपन व्यू आता है, नोड मैनेजर्स हमारे पास एसएनएमपी सिंपल नेम मेल, जो हमारे पास प्रोटोकॉल्स आते हैं, डोस वनरेबिलिटीज की बात करते हैं, फिर हमारे पास नेट स्क्रीन फायरवॉल डॉस वनरेबिलिटीज की बात हो रही होती है, फिर चेक पॉइंट फायरवॉल डॉस वनरेबिलिटीज। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास आती हैं अटैक्स के तौर पे कि जिनको हम यूज करके किसी भी सिस्टम को जॉम्बी बना सकते हैं, यानी कि उसको जो वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होता है उससे हम रोक सकते हैं। और अटैकर की भी कोशिश यही होती है कि उस सिस्टम को वो जो ओरिजिनल एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर रहा है उससे रोक दिया जाए, और फिर उस सिस्टम से इलीगली या अनऑथोराइजली डाटा को एक्सेस किया जाए। अब इसमें हमारे पास देखेंगे बफर ओवरफ्लो का भी कॉन्सेप्ट आ रहा होता है। बफर ओवरफ्लो बेसिकली हमारे पास जारी बात है कि बफर की जब हम बात करते हैं तो ओवरफ्लो हमारे पास स्टैक्स के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। तो आपको पता है स्टैक्स के हमारे पास एक मेमोरी स्पेस होती है कि उसके अंदर इतना डाटा या इतनी रिक्वेस्ट जाके स्टोर हो सकती है। अगर हम अनवांटेड रिक्वेस्ट सेंड करते जाएंगे तो उसकी वो जो सिस्टम की जो स्टैक है वो डेफिनेटली आपके पास फिल हो जाएगी। तो वो जब फिल हो जाएगी तो नई जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आके लोड नहीं होंगी। तो सिस्टम क्या करेगा कि उन इंस्ट्रक्शंस को जो ऑलरेडी स्टैक के अंदर लोडेड है वो उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो वो इतनी ज़्यादा होंगी, फिर वो अटैकर क्या करता है कि वो बैकएंड पे या उसके साथ कि जब वो बफर को ओवरफ्लो अटैक्स के ऊपर लेके जा रहा होता है, यानी कि बफर को फिल कर देता है, फिर वो मिलीशियस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि सर्वर अब रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, सर्वर जो वो रिक्वेस्ट है अनवांटेड रिक्वेस्ट है उनको रिजॉल्व करने में बिजी है। तो वो फिर उस सर्वर को इलीगली अनऑथराइजली एक्सेस करके वहां से डाटा को कैप्चर कर रहा होता है, डाटा को वो एक्सेस करके मे बी डाटा को ट्रांसफर कर रहा होता है किसी रिमोट लोकेशन के ऊपर। कहते दिस अटैक्स टेक्स द एडवांटेज ऑफ द वे इन विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड बाय कंप्यूटर प्रोग्राम। एन अटैकर ट्राइज टू स्टोर मोर इंफॉर्मेशन ऑन द स्टैक देन द साइज ऑफ बफर। अब इसमें आप देखेंगे हमारे पास टू बफर आ रही है, कि नॉर्मल बफर आ रही है, एक हमारे पास जो अटैकर के टाइप की है वो हमारे पास बफर आ रही है। अब इसमें हमारे पास जो स्टैक है वो नॉर्मल स्टैक भी है, और एक हमारे पास वो स्टैक है जो हमारे पास बेसिकली यूज हो रही है कि जी हमने इसमें किस तरह से इतनी इंफॉर्मेशन को पुट करना है कि वो इस पूरी बफर को यानी कि फिल हो जाए। बफर फिल होने का मतलब है जब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से वैल्यू एक्सीड हो जाएंगी तो डेफिनेटली बफर ओवरफ्लो हो जाता है, यानी कि हमारे पास अब नई इंस्ट्रक्शंस के फिल होने की जगह उसमें नहीं होती है। तो अगर हम यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन कॉल्स आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, फिर हमारे पास रिटर्न पॉइंटर आते हैं, तो यहाँ पे न्यू पॉइंटर टू हमारे पास जो एक्सेस कोड आएगा उसकी वो बात कर। फिर इसी तरह बफर वन जो है वो लोकल वेरिएबल्स के लिए ये मशीन कोड्स है, इसी तरह बफर टू जो लोकल वेरिएबल्स है। अब ये इतनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ रही होगी कि ये फिल हो जाएगा। जब ये फिल हो जाएगा तो अब आप देखेंगे बफर जो स्पेस है वो ओवरराइट हो जाएगी, रिटर्न पॉइंटर जो है वो ओवरराइट हो चुका होगा। तो वो जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो अटैकर की तरफ से इस स्टैक के अंदर स्टोर की जा रही थी और उसने इस जो स्टैक है उसको फिल कर दिया। अब वो क्या करेगा कि जब वो उसका जो सिस्टम की मेमोरी है वो फिल हो चुकी होगी डिफरेंट अनवांटेड इंस्ट्रक्शन से, डिफरेंट अनवांटेड रिक्वेस्ट से, तो सिस्टम गोज डाउन। जब सिस्टम वो जोम्बी स्टेट में चला जाएगा तो डेफिनेटली फिर वो अटैकर क्या करता है कि उस मशीन से अपनी मर्जी से डाटा जो उसको चाहिए होता है उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होता है। तो अब इसमें हमारे पास देखें कि डिफरेंट हमारे पास जो एग्जांपल्स आती हैं उसके अंदर हमारे पास नेट मीटिंग बफर ओवरफ्लो की बात कर रहे होते हैं। अब इसमें हमारे पास बफर ओवरफ्लो में अगर हम बात करते हैं, नेट मीटिंग की भी बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आता है वो ये है कि आउटलुक बफर ओवरफ्लो की भी बात है, AOL हमारे पास इंस्टेंट मैसेज बफर ओवरफ्लो की बात है, SQL सर्वर जो 2000 है, एक्सटेंडेड स्टोर्ड हम प्रोसीजर बफर ओवरफ्लो की बात है। अब इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल
जब हम बफर को फिल करते हैं या बफर को फिल करवाने की, यानी कि अटैकर जो है वो कोशिश कर रहा है कि बफर को फिल हो जाए इसी तरीके से कि वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो न्यू इंस्ट्रक्शंस ना लोड कर पाए और उनको वो एग्जीक्यूट ना कर पाए। तो इसमें बेसिकली सिंपली क्या होता है, वीकनेसेस कैन बी एक्सप्लॉइटेड हो रही थी। इफ द मेमोरी एलोकेटेड फॉर name is 20 characters, someone can break the system by sending a, हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो कहता है जी कि मोर देन 50 करेक्टर्स वो उसको क्या कर रहा होता है, सेंड कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कैन बी यूज फॉर, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो उस सिस्टम के अंदर जाकर स्टोर हो रही होती है, जिसकी वजह से डिनायल ऑफ सर्विस, जितनी भी अटैक्स की वो जो हमारे पास कंप्रोमाइजिंग आ रही होती है द इंटेग्रिटी ऑफ डाटा, तो वो हमारे पास सारी क्या हो रही होती है, एक्सप्लॉयड हो रही होती है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम की जितनी भी स्पेस होती है वो फिल हो जाती है और सिस्टम प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था। तो इस तरह से बफर ओवरफ्लो अटैक्स हम देख रहे होते हैं जो अटैकर यूज कर रहा होता है टैक्स के लिए। इसी तरह डिनायल ऑफ सर्विस के बहुत सारे अटैक्स थे। इसी के अंदर हमारे पास और बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं जो अटैकर बेसिकली यूज कर रहा होता है किसी भी सिस्टम को इलीगली अनऑथराइजली एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे अब हमारे पास देखें कि जी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं कि जी ये जो स्पूफिंग की बात थी, यहाँ हमने बात की थी कि इसके ऊपर स्पूफिंग के साथ साथ हमने, अब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आता है बेसिकली कि हमारे पास कोई प्रिवेंशन मेथड है कि हम किस तरह से स्पूफिंग से बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि स्पूफिंग के साथ कि हमारे पास स्पूफिंग के अंदर आईपी स्पूफिंग की बात करता हूँ, तो क्या ऐसा कोई प्रिवेंशन मेथड हो सकता है कि आईपी स्पूफिंग से या आईपी स्पूफिंग को स्पूफ होने से या आईपी को स्पूफ होने से बचाया जा सके? तो कहते हैं टू प्रिवेंट द आईपी स्पूफिंग हैपेंस इन योर नेटवर्क, द फॉलोइंग आर द सम कॉमन प्रैक्टिसेस। नंबर वन, अवॉइड किया जाए किससे, यूजिंग द सोर्स एड्रेस ऑथेंटिकेशन, इम्प्लीमेंट क्रिप्टोग्राफिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम वाइड। Next, configurations your network to reject packets from the net that claim to originate from a local address. And third one है हमारे पास क्या आता है, implementing in grass and egress, जितने भी हमारे पास फिल्टरिंग आ रही होती है ऑन द ब्रॉडर राउटर एंड implement an ACL access control list that blocks private IP addresses on your हमारे पास डाउनस्ट्रीम इंटरफेस। इसी तरह इफ यू अलाउ आउटसाइड कनेक्शंस from trusted host, enable encryption session at the router। तो अगर आप अलाउ करते हैं तो आउटसाइड जो कनेक्शन हैं तो डेफिनेटली आपको फिर अनेबल करना चाहिए इंक्रिप्शन का या सेशन एट द राउटर। तो डेफिनेटली जब इंक्रिप्शन होगी तो इसके बाद ये आप देखें कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन का भी कॉन्सेप्ट दे रही होती हैं, तो जिससे हम आईपी की जो है वो स्पूफिंग से बच सकते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे फिल्टरिंग की भी एक ऑप्शन आ रही होती है कि हम फिल्टरिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए, डाटा को फिल्टर कर सकें, आईपी एड्रेसेस को फिल्टर करें, तो हम इस तरह से आईपी जो है वो स्पूफिंग से बच सकते हैं। तो ये जो हमारे पास प्रिवेंशन है आईपी स्पूफिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी आपके जो आईपी एड्रेसेस है इनको जो इजीली एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि आईपी एड्रेस बेसिकली हमारे पास का जो कॉन्सेप्ट आता है एपी का, इसमें हमारे पास नेट सबनेटिंग सुपर नेटिंग और बहुत सारे हमारे पास आईपी एड्रेसेस की रेंज अवेलेबल होती है जिनको यूज किया जा रहा होता है फॉर डिफरेंट मिलीशियस और इलीगल एक्टिविटीज के लिए। तो इस तरह हमारे पास जो लोकेशन होती है वो भी वेरीफाई की जाए कि वहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल चेक किया जाए कि आईपी एड्रेस क्या है और आईपी पैकेट्स क्या है, या जो फिल्टर है हमारे पास इनवैलिड सोर्स एड्रेस तो नहीं है, या फिल्टर जो किया जा रहा है वो क्लोज टू द पैकेट ओरिजिन एज पॉसिबल, या फिल्टर किया जाए कि प्रिसाइजली एज पॉसिबल। इफ नो नेटवर्क अलाउ आईपी स्पूफिंग वी कैन एलिमिनेट दीज काइंड ऑफ अटैक्स। अगर वो अलाउ ही नहीं करेगा आईपी तो आपका कोई भी नेटवर्क, तो डेफिनेटली हम इस तरह की जो एक्टिविटीज हो रही होती हैं हमारे नेटवर्क के अंदर हम उससे बच सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त है।
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके अंदर हमने बेसिकली जो बात करनी है वो हमारे पास होगी कि जी हम किस तरह से मेक श्योर कर सकते हैं कि जो हमारे पास एथिक्स आ रहे हैं। अब हमारे पास देखें कि कंप्यूटर सिक्योरिटी एथिक्स, जैसे हमने हर तरह के लीगल एथिक्स की बात की, सोशल एथिक्स की बात की, इसी तरह हमने मॉरल एथिक्स की बात की, इस तरह हमारे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी एथिक्स भी हैं। तो इससे पहले कि वो एथिक्स क्या हैं, एथिक्स की डेफिनेशन क्या है, एथिकल वैल्यूज क्या क्या होंगी, इसी तरह एथिक्स इन क्लाइंट वर्क स्टेशन एंड टर्मिनल, जिसमें इंटरनेट की बात है, इंटरनेट की बात है, हमारे पास टर्म जो है वो फिजिकल सिक्योरिटी है या नॉन फिजिकल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेट्स है, हैकर्स कौन है, क्रैकर्स कौन है, स्क्रिप्ट किडीज कौन है, इस तरह से हम उनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एंड लास्ट के ऊपर हमारे पास हैकर्स कोड ऑफ एथिक्स की भी हम बात करेंगे कि हैकर जो है वो बेसिकली कौन कौन से कोड ऑफ एथिक्स हैं और ये कब किस ईयर में हमारे पास आए थे और इनके अंदर क्या क्या लेजिस्लेशन से क्या क्या पॉइंट्स थे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है न्यू कोड ऑफ एथिक्स का, जो 90s में यूज होता था, उसमें क्या क्या चीज़ें थी उनको भी हम ज़रा डिटेल से देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।